नमस्कार दोस्तों, मैं सत्यम चौरसिया आप सभी का स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पीसीएम एक्सप्रेस में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि गुलाम का नियम क्या होता है। दोस्तों, गुलाम के नियम को जानने के साथ साथ हम यह भी जानेंगे कि किस प्रकार से जो गुलाम थे अपने इस नियम को प्रतिपादित किए थे। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप पूरा देखिए। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकता है। चाहे आप 11 में हो या 12 में हो या किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हो, तो यह वीडियो ज़रूर देखिए, क्योंकि दोस्तों जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं वो 11 और 12 से ही रिलेटेड होते हैं। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए, जिससे हम अपने जो भी वीडियो को अपलोड करें वह आपको समय पर मिलते रहे और आप हमारे वीडियो को देखते रहें। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले हमारी आपसे यही गुजारिश है कि यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, इस वीडियो को लाइक करिए। दोस्तों, आपके लाइक करने से हमें मोटिवेशन मिलता है, प्रेरणा मिलता है, इसलिए दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर करिए। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, आइए हम शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो दोस्तों, हमारा आज का टॉपिक है कि गुलाम का नियम क्या है। गुलाम का नियम क्या है तथा गुलाम ने किस प्रकार से अपने इस नियम को प्रयोगों द्वारा सत्यापित किया। दोस्तों, शुरू करते हैं अपने वीडियो बिना समय गंवाए। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि जो आवेश होते हैं, जब दो प्रकार के आवेश होते हैं, एक दूसरे को समान प्रकार के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं तथा विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो दोस्तों, इससे यह पता चलता है कि जो आवेश होते हैं ये एक दूसरे के ऊपर कुछ बल लगाते हैं। ठीक है दोस्तों। यही जो दोस्तों बल होता है इसी को हम क्या कहते हैं, वैद्युत बल कहते हैं। ठीक है दोस्तों। इसी वैद्युत बल के विषय में जो गुलाम थे इन्होंने नियम दिया, लेकिन दोस्तों जो गुलाम थे इन्होंने केवल बिंदु आवेशों के लिए इस नियम को बताया था, और यह उस आवेशों के लिए बताया है जिसमें आवेश स्थिर रहते हैं। मतलब जो गतिमान आवेश होंगे उसके लिए गुलाम का नियम नहीं होता है। गुलाम का नियम दोस्तों दो बिंदु स्थिर बिंदु आवेशों के लिए ही है। जैसे देखिए दोस्तों, यदि एक बिंदु आवेश ये है और दूसरा बिंदु आवेश ये है, ये दोनों दोस्तों बिंदु स्थिर हैं। यदि दोस्तों बिंदु गतिमान हो जाएंगे तो उससे वैद्युत बल होगा ही नहीं, वो चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करते हैं, जैसा कि हमने अपने वीडियो में इसके पहले वाले वीडियो में एकीकरण के सिद्धांत में बताया है। ठीक है दोस्तों। यदि आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो मैं उस वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उस वीडियो को जरूर देखिए। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, ये जो दोनों आवेश हैं ये एक बिंदु आवेश हैं। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, सबसे पहले आप जान लीजिए कि जो होता है बिंदु आवेश होता क्या है। ठीक है दोस्तों। लेकिन दोस्तों, बिंदु आवेश होता क्या है इसको बताने से पहले मैं आपको गुलाम के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। ठीक है दोस्तों। देखिए दोस्तों, जो गुलाम का जन्म हुआ था 1736 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों, 1736 ईस्वी में फ्रांसीसी में हुआ था। फ्रांसीसी एक देश था, वहाँ पर हुआ था। दोस्तों, इन्होंने अपने करियर की शुरुआत एक जानते हैं जो वेस्ट इंडीज होता है, वेस्ट इंडीज के फौजी इंजीनियर के रूप में अपने करियर की शुरुआत शुरू की थी। दोस्तों, फौजी इंजीनियर के रूप में इन्होंने 1776 ईस्वी तक कार्य को किया। उसके बाद दोस्तों ये अपने वापस पेरिस लौट आए। पेरिस में रहते थे, जो पेरिस है दोस्तों फ्रांसीसी में है, वहाँ पर लौट आए। दोस्तों, लौटने के बाद उन्होंने जो संपत्ति उनके पास जो संपत्ति की थी उन्होंने उससे एक शोध घर बनवाया। ठीक है दोस्तों। उन्होंने उसमें अपने शोध कार्य को करना आरंभ कर दिया। तो दोस्तों, उन्होंने शोध कार्य को आरंभ किया और उन्होंने एक यंत्र को बनाया, जिस यंत्र को दोस्तों हम कहते हैं एठन तुला। दोस्तों, जो गुलाम ने जो दो आवेशों के बीच लगने वाले बल को जो जाना था, ठीक, उन्होंने उसे अपने द्वारा बनाई गई इस एठन तुला के द्वारा ही जाना था। ठीक है दोस्तों। इसीलिए दोस्तों हमने आपको ये बताया कि जो एठन तुला है दोस्तों उसे गुलाम ने ही बनाया था। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों और हम बता दें कि जो गुलाम थे दोस्तों, इनसे पहले दो वैज्ञानिक थे। एक वैज्ञानिक थे प्रिस्टले। ठीक है दोस्तों। एक प्रिस्टले थे तथा दूसरे कोएंडिस नाम के वैज्ञानिक थे। दोस्तों, गुलाम ने जो ये नियम दिया इसको बताने से पहले ही दोस्तों प्रिस्टले ने तथा कोएंडिस ने यह बताया था, इसके बारे में कुछ जानकारियाँ दी थी, लेकिन दोस्तों उन्होंने यह प्रतिपादित मतलब सत्यापित नहीं किया था, प्रयोगों द्वारा सिद्ध नहीं किया था। अब आप जान गए होंगे कि जो गुलाम का नियम है दोस्तों, गुलाम ने सबसे पहले इसको नहीं बताया। इनसे गुलाम से पहले ही दोस्तों कोएंडिस तथा प्रिस्टले नाम के वैज्ञानिकों ने इस पर कुछ बातें बताई थी। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, आइए अब हम बात करते हैं कि बिंदु आवेश क्या होता है। तो दोस्तों, आपको जो हमने अभी बताया था प्रिस्टले के बारे में, इससे आपको कुछ पता चला होगा कि एठन तुला की खोज मतलब एठन तुला को गुलाम ने ही बनाया है। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, बात करते हैं बिंदु आवेश की। तो दोस्तों, जो बिंदु आवेश होता है, आप बिंदु आवेश उसे मान सकते हैं, जैसे देखिए बिंदु आवेश दोस्तों मानने के लिए दो आवेश
की आवश्यकता होगी। जैसे देखिए दोस्तों, मान लीजिए कोई आवेश ये ए है, ठीक, ये देखिए दोस्तों दूसरा आवेश बी है। यदि जो आवेश है दोस्तों, यदि इसकी जो आवेश है दोस्तों, इसकी कुछ त्रिज्या होगी, मान लीजिए त्रिज्या इसकी आर है, और ये भी जो आवेश है इसकी भी त्रिज्या क्या है, आर है। यदि दोस्तों जो इसकी त्रिज्या होगी इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी से बहुत कम होगी, तो हम इन दोनों आवेशों को बिंदु आवेश मान सकते हैं या नगण्य मान सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको पता चल गया होगा कि बिंदु आवेश क्या होता है। एक बार फिर से हम बता देते हैं। यदि आवेशों की जो त्रिज्या है उन दोनों आवेशों के बीच की दूरी की तुलना में नगण्य है, तो हम उसे बिंदु आवेश कहते हैं। तो दोस्तों जो कूलाम का नियम है वो बिंदु आवेश पर ही आधारित है। और दोस्तों ध्यान दीजिएगा कि जो कूलाम का नियम है ये स्थिर बिंदु आवेश पर ही है, मतलब जो आवेश है ये गतिमान नहीं करेंगे। ठीक है दोस्तों, इसको आप ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। तो ठीक है दोस्तों, अब हम बात करेंगे कूलाम का नियम। कूलाम का नियम क्या होता है? तो दोस्तों कूलाम का नियम ठीक उसी प्रकार से होता है जिस प्रकार से न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत है। ठीक है दोस्तों, देखिए जो कूलाम का नियम है, कूलाम ने बताया कि जो ये देखिए जो आवेश ये है, दो आवेश हैं, ये मान लीजिए Q1 है और ये जो है Q2 है, इनके बीच की दूरी मान लीजिए दोस्तों R है। तो दोस्तों जो कूलाम ने नियम बताया था, उन्होंने बताया कि जो दो बिंदु आवेशों के द्वारा एक दूसरे पर लगने वाला जो बल होता है दोस्तों, ये जो दोनों बिंदु आवेश हैं ये इस पर कुछ बल लगाता है और ये इस पर कुछ बल लगाता है, हमने अभी आपको आगे बताया। तो दोस्तों जो बल लगाते हैं दोनों एक दूसरे पर, वो जो बल होता है ये इस बिंदु आवेश के परिमाण के तथा दूसरे बिंदु आवेश के परिमाण के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। इसको आप इस प्रकार से लिखेंगे, जो बल होता है, ये बल क्या है दोस्तों, बिंदु आवेशों द्वारा एक दूसरे पर लगाए गए बल है। मतलब या ये इस पर बल लगा रहा है या तो ये इस पर बल लगा रहा है। ठीक है दोस्तों, जो यब होता है, यब जो प्रोपोर्शनल होता है, मतलब लगने वाला जो बल होता है उन दोनों आवेशों के परिमाणों को गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। मतलब यदि इसका परिमाण देखो Q1 है तथा इसका परिमाण क्या है दोस्तों, Q2 है, जो ये होगा, उन्होंने पहले तो ये बताया। ठीक है दोस्तों, और दूसरा जो उन्होंने बताया कि जो ये लगने वाला बल जो होता है दोस्तों, इनके बीच की दूरी के, मतलब दो बिंदु आवेश हैं, इनके दोनों बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इन दोनों समीकरणों से आप जो दोनों समीकरणों को मिलाएंगे, ठीक है दोस्तों, मिला लीजिए। इसे देखिए समीकरण 1 और 2 को मिलाने पर दोस्तों जब आप समीकरण 1 और 2 को मिलाएंगे तो हो जाएगा F प्रोपोर्शनल Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों अब देखिए जब आप प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो इसके स्थान पर कुछ नियतांक आता है। तो देखिए दोस्तों आप लिख सकते हैं F बराबर का चिन्ह लगाएंगे, जो नियतांक आएगा उसको लिखेंगे। नियतांक मान लेते हैं K आ गया, तो K Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। तो दोस्तों यही जो नियम है इसको हम क्या कहते हैं, कूलाम का नियम कहते हैं, कूलाम का नियम कहते हैं। और दोस्तों हम यहाँ पर बताना चाहते हैं, जो यहाँ पर जो आवेश होता है, जैसे मान लीजिए प्लस प्लस आवेश है या माइनस माइनस आवेश है, तो जो उनके दोनों को हम परिमाण लेंगे, जैसे मान लीजिए +4 है और -3 है, तो आप जब इन दोनों को गुणा करेंगे आप, या प्रोपोर्शनल आप जब लिखेंगे चाहते हैं 12 -12 लिखेंगे ना कूलाम, तो दोस्तों आप इस तरह से नहीं लिखेंगे, ये जो माइनस है माइनस को नहीं लिखा जाता है इस प्रकार से, इसमें आप मॉड का चिन्ह जरूर लगाएंगे। जैसे यहाँ पर देखिए Q1 Q2 है, इसको मॉड में लिखा जाएगा। ठीक है, यहाँ पर भी मॉड लगा दीजिए, क्योंकि माइनस में आप बल को नहीं लिखेंगे, बल को आप हमेशा प्लस में ही लिखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये जो होता है कूलाम का नियम हो गया। ठीक है दोस्तों, तो अब हम जानेंगे दोस्तों कि किस प्रकार से जो कूलाम थे इस नियम को किस प्रकार से प्रतिपादित किए। ठीक है दोस्तों, आइए तो हम बात करते हैं कि किस प्रकार से न्यूटन मतलब कूलाम ने अपने इस नियम को प्रतिपादित किया। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा कि कूलाम का नियम होता क्या है। बहुत ही सरल है दोस्तों, एकदम गुरुत्वाकर्षण बल के सिद्धांत के अनुसार ही है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दोस्तों हम यहाँ पर पहले लिख देते हैं जो कूलाम का नियम जो है उसको हम यहाँ पर लिख देते हैं F प्रोपोर्शनल K Q1 Q2, इसको माड में लिख दीजिएगा बटे R स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, ये था कूलाम का नियम।
अब दोस्तों हम बात करेंगे इस नियम को जो कूलाम थे किस प्रकार से कूलाम ने अपने प्रयोगों द्वारा इस नियम को प्राप्त किया। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इस नियम को उन्होंने प्रतिपादित करने के लिए सबसे पहले देखिए दोस्तों, उन्होंने दो आवेशित गोला लिया। पहला मान लीजिए ए हो गया और दूसरा आवेशित गोला दोस्तों बी है। दोस्तों इन दोनों आवेशित गोलों के बीच में जो बल लग रहा है, जो ए जो बी पर बल लगा रहा है तथा बी जो ए पर बल लगा रहा है, इसको ज्ञात करने के लिए उन्होंने एठन तुला का प्रयोग किया। एठन तुला। तो दोस्तों हमने अभी आपको बताया जो एठन तुला होता है दोस्तों, इसे न्यूटन ने ही मतलब कूलाम ने ही प्रतिपादित किया था। ठीक है दोस्तों, इसीलिए दोस्तों हमने अभी आपको ये बताया था। ठीक है दोस्तों, अब आप जान गए होंगे कि एठन तुला क्या होता है। दोस्तों हम बता दें, एठन तुला जो होता है दोस्तों एक बहुत ही सुग्राही बल मापने वाला यंत्र होता है। इससे आप बल को बहुत अच्छी तरह से बल के मान को ग्रहण करता है। ठीक है दोस्तों, अच्छी तरह से जो होता है बल के मान को ग्रहण कर लेगा। तो इसके द्वारा दोस्तों इन्होंने इनके बीच जो बल लग रहा है उसको ज्ञात कर लिया। इस प्रकार से दोस्तों उन्होंने दोनों आवेशित गोलों के बीच के जो बल लग रहा है उसको उन्होंने ज्ञात कर लिया। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों उन्होंने जब इन दोनों आवेशों दो गोलों के बीच की दूरी को जब बहुत अधिक कर दिया, ठीक है दोस्तों, जैसे हमने अभी आपको बताया जो बिंदु आवेश होते हैं, जैसे यदि एक आवेश है दूसरा ये है, यदि इन दोनों के बीच की दूरी बहुत अधिक हो जाती है दोस्तों, लगता है खत्म हो गया ये, जो इन दोनों के बीच की दूरी जो बहुत अधिक हो जाती है दोस्तों, तब इस दोनों आवेशों का क्या कहते हैं, हम बिंदु आवेश कहते हैं। ठीक है दोस्तों, बिंदु आवेश कहते हैं। इसलिए दोस्तों उन्होंने नियम को सिद्ध करने के लिए इनके बीच की दूरी को बहुत अधिक माना। ठीक है दोस्तों, इनके आवेश की तुलना में मतलब आवेश की त्रिज्या की तुलना में उनके बीच की दूरी को बहुत अधिक माना। तो दोस्तों इस प्रकार से तो उन्होंने बता दिया कि जो होता है कूलाम के नियम को कैसे सिद्ध किया। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक बात और आई, उन्होंने जो इस पर आवेश है ए और बी पर जो आवेश है इसको तो वो नहीं जानते थे। ठीक, इन पर आवेश के बारे में तो उन्हें कुछ पता नहीं था। केवल उन्होंने उस एठन तुला के द्वारा ये पता लगाया कि जो उनके बीच जो बल लग रहा है वो बल कितना लग रहा है ना। ठीक, केवल बल को ज्ञात किया। अभी उन्होंने जो आवेश इस पर है, उन्होंने देखो अपने नियम में आवेश को भी लिखा है। तो किस प्रकार से उन्होंने Q1 Q2 अपान r² लिखा, मान लीजिए उसकी दूरी को तो उन्होंने इसमें बता दिया। लेकिन दोस्तों अब बात आई कि आवेश को किस प्रकार से उन्होंने, अज्ञात आवेश था तो अब हम ये जानेंगे कि किस प्रकार से उन्होंने इसको खोजा। तो दोस्तों इसको बताने के लिए दोस्तों उन्होंने एक उपाय सोचा। ठीक है दोस्तों, उन्होंने एक आवेशित गोला लिया। ठीक है दोस्तों, हम इसको मिटा दे रहे हैं जो इधर है। ठीक है दोस्तों, इसको बताने के लिए दोस्तों कि इस पर आवेश कैसे होता है, इसको बताने के लिए दोस्तों उन्होंने एक आवेशित, मान लीजिए दोस्तों यही जो एक आवेशित गोला, यही इसको भी मिटा दे रहे हैं। उन्होंने दोस्तों एक आवेशित गोला लिया। ठीक है दोस्तों, मान लीजिए दोस्तों जो ये है ए, ये एक आवेशित गोला है, आवेशित गोला। ठीक है दोस्तों, उन्होंने एक आवेशित गोला लिया। ठीक, आवेशित गोला मतलब इसमें आवेश है। ठीक, तो दोस्तों आवेश कैसे होता है, जब आप आवेश का इलेक्ट्रॉन सिद्धांत पढ़े होंगे तो आपने जाना होगा जो आवेश होते हैं वो इलेक्ट्रॉन के अधिकता तथा कमी से ही उत्पन्न होते हैं। मतलब इस पे जो आवेश है इसका मतलब ये है कि या तो इसमें इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, या तो इसमें इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, या तो इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी है। दोस्तों दोनों में से कोई एक बात है ना, दोनों में से कोई एक बात है। तो पहले उन्होंने दोस्तों ये आप जानते रहिए, अभी इसको बाद में प्रयोग होगा इसका। तो पहले दोस्तों उन्होंने एक गोला लिया जो आवेशित है। उसके बाद दोस्तों उन्होंने इसी के विषम मतलब जितना इस गोले का आकार जितना बड़ा है उसी उतने ही बड़े आकार का एक दूसरा गोला उन्होंने लिया और इसके पास ऐसे रख दिया। मान लीजिए बी है, दोनों जो हैं ए और बी जो दोस्तों हैं, ए और बी सर्वसम है, मतलब आप समझ सकते हैं जो ए जितना बड़ा है उतना बड़ा बी है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से दोस्तों ये ए आवेशित है और बी जो है अनावेशित है कि नहीं। लेकिन दोस्तों दोनों सर्वसम है। ठीक है दोस्तों, जितना बड़ा इसका आकार है उतना बड़ा इसका आकार है। दोस्तों मान लीजिए यदि दोनों में यदि ए पर भी कोई चार्ज नहीं होता, ठीक, चार्ज ए पर भी यदि कोई चार्ज नहीं होता तो मतलब जितना इलेक्ट्रॉन इसमें है उतना इलेक्ट्रॉन भी इसमें भी है। तो दोस्तों एक चीज़ और आप जानते हैं जो आपने पढ़ा होगा, आवेशन द्वारा प्रेरण द्वारा आवेशन जो होता है वो अब इस पर लागू होगा। ए में तो दोस्तों आवेश है, ए में जो है आवेश है, आप लिख सकते हैं जो क्यू
क्यों क्या है इसमें मान लीजिए आवेश है, हाँ क्यों मान लीजिए इसमें क्यों कूलम आवेश है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों जब बी को इसके संपर्क में रखेंगे तो जो इससे होगा इससे आवेश इसमें भी जाएगा, प्रेरण द्वारा इस पर भी आवेशन होगा। तो दोस्तों दोनों पर जो होगा आवेश की मात्रा समान हो जाएगी। समझ पा रहे हैं आप मेरी बात को? आप मेरी बात को ध्यान से समझिए। आपने जो पढ़ा होगा आवेशन, प्रेरण द्वारा आवेशन, ठीक है दोस्तों, उसको यदि आपने नहीं पढ़ा तो हम वीडियो उस पर जल्द ही बना देंगे, अभी तो बनाए नहीं है, जल्दी बनाएंगे। तो जो प्रेरण द्वारा आवेशन होता है दोस्तों, तो इससे इस पर भी कुछ आवेश जाएगा। ठीक, तो जब इससे इस पर आवेश जाएगा तो दोनों पर जो हो जाएगा, दोनों पर आवेश समान हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, मान लीजिए अब इस पर क्यों आवेश था, क्यों आवेश था ए पर, तो दोस्तों जब बी पर आवेश गया तो दोनों पर कितना आवेश गया होगा, ए पर दोस्तों अब जब क्यों था तो बी पर भी गया, तो बी पर यदि दोनों पर समान करना है तो ए पर क्या हो जाएगा, ए पर हो जाएगा Q/2 और बी पर भी Q/2 हो जाएगा। आपको समझ में आ रहा है? यहाँ से आप दोस्तों देख रहे हैं कि दोनों ए और बी में इस प्रकार से दोस्तों जब दोनों के एक पास रखे हमने, जब हमने दोनों ए और बी दोनों आवेशों को एक पास रखा, ठीक है दोस्तों, तो दोनों में आवेशन के द्वारा दोनों में आवेश की मात्रा समान हो गई। इसी प्रकार से दोस्तों मान लीजिए, अब देखिए जो ए हो गया इस पर आवेश हो गया Q/2 हो गया। दूसरा मान लीजिए कोई बिंदु आवेश सी है, ठीक, तो सी पर आवेश कितना हो जाएगा, तो जब दोनों को पास में रखेंगे तो इस पर हो जाएगा Q/4 और इस पर भी हो जाएगा Q/4। तो दोस्तों इसी प्रकार से दोस्तों इन्होंने कई प्रकार के युग्मों को प्राप्त किया। तो दोस्तों ये तो आप समझ गए ना कि किस प्रकार से जब एक आवेशित वस्तु को दूसरे अनावेशित वस्तु के बीच में पास रखा जाता है तो कैसे क्या होता है ना। तो दोस्तों अब आपको हम बताएंगे किस प्रकार से, ये तो दोस्तों आपको समझाने के लिए मैंने बताया इतना देर तक। ठीक, अब देखिए दोस्तों ये जो नियम था इसके पास कूलम कैसे पहुँचे। अब देखिए दोस्तों, जैसे मान लीजिए यही जो ए है और बी है, आवेशन द्वारा तो ये एक दूसरे को जो हो जाता है, आवेशन द्वारा दोनों पर आवेश उत्पन्न हो जा रहा है, जितना आवेश इस पर है उतना आवेश इस पर भी है। ठीक, अब देखिए दोस्तों, आप जानते हैं कि जब हम नहीं जानते हैं तो दोस्तों कूलम ने इस नियम को जानने के लिए, मतलब कि किस प्रकार से जो अभी हमने आपको बताया, जो इस पर लगने वाला बल जो होता है Q1 × Q2 के अनुक्रमानुपाती होता है और ये इनके बीच की दूरी के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होता है, किस प्रकार से दोस्तों उन्होंने इसको प्राप्त किया, अब हम ये जानेंगे। तो दोस्तों उन्होंने इनके आवेशों को, जैसे मान लीजिए यदि इस पर Q था, मतलब इस पर 2Q मान लीजिए था, तो जब इस पर Q रखा तो इसको भी Q रखा। ठीक, दोनों के आवेश को इन्होंने नियत रखा, मान था उसको नियत रखा, और उनके बीच की दूरियों में जब परिवर्तन किया तो उन्होंने देखा कि जब दूरियों को हम बढ़ा रहे हैं, ठीक, जब उनकी दूरियों को हम बढ़ा रहे हैं तो उनके बीच जो बल लग रहा है तो बल में उनकी कमी हो रही है। ठीक, इस प्रकार से दोस्तों उन्होंने बताया कि जो F होता है यह प्रोपोर्शनल 1/r² ना, इस प्रकार से उन्होंने ये बताया। और दोस्तों जब उन्होंने दूरियों को जब एक समान कर दिया, मतलब दूरी को r कर दिया, और जब आवेश को बदल रहे हैं, जैसे यहाँ पर Q रख रहे हैं और यहाँ पर 2Q रख रहे हैं, यहाँ पर 3Q रख रहे हैं, जब इस प्रकार से उन्होंने रखना शुरू किया तब उन्होंने देखा कि जो आवेश हैं उन दोनों के गुणन के समान हो रहे हैं। जैसे देखिए दोस्तों, यदि ए है और ये बी है, इस पर 2 कूलम है, इस पर भी 2 कूलम है। ठीक, तो दोनों के जो हो जाएगा, दोनों के बीच जो बल लग रहा था इन दोनों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती था। और या यदि आप ए इसको ले लीजिए, बी ए पर 4 कर दे रहे हैं और बी पर 1 कर दे रहे हैं, तो जो दोनों के बीच बल लग रहा है इन दोनों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती है। तो दोस्तों इससे इन्होंने यह निष्कर्ष निकाला कि जो F प्रोपोर्शनल F होगा, जो लगने वाला जो वैद्युत बल होगा वो इसके अनुक्रमानुपाती होगा। ठीक, तो दोस्तों इन दोनों प्रकार से दोस्तों उन्होंने ये सत्यापित कर दिया कि ये किस प्रकार से आता है। ठीक, तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको पता चल गया होगा कि किस प्रकार सत्यापित किया। ठीक है दोस्तों, सत्यापित किया या प्रयोगों द्वारा सत्यापित किया या परीक्षित किया। तो कूलम का नियम एक सरल गणितीय प्रकथन है। ठीक है दोस्तों, बहुत ही सरल रूप से आप इसे प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों हम आपको यह बता दें तो दोस्तों जो कूलम ने अपने प्रयोगों द्वारा ऐसा बताया, इससे उन्होंने स्थूल स्तर तक ये बता दिया, इस प्रयोग द्वारा इस नियम को स्थूल स्तर तक तो लागू कर दिया। स्थूल क्या होता है वो हमने आपको बताया था, मतलब बड़े बड़े पिंडों पर लागू कर दिया। जैसे जो बड़े बड़े पिंड हैं, यदि उनके बीच की दूरी बहुत अधिक है तो उन पिंडों को हम नगण्य मान सकते हैं दोस्तों, मान सकते हैं ना। तो चाहे जितना बड़ा पिंड हो, यदि वो बहुत दूर दूर हैं, उनके त्रिज्या की तुलना में यदि उनके बीच की दूरी बहुत अधिक है तो भी तो एक बिंदु आवेश ही हुए। तो दोस्तों इस प्रकार से जो हुआ, जो इनका नियम हुआ, इस प्रकार से दोस्तों स्थूल स्तर तक तो इन्होंने
सत्यापित कर दिया। और दोस्तों हम आपको यह बता दें, जो इनके बीच की दूरी है आर जो है, ये आर मतलब 10 की पावर माइनस आर 10 की पावर 10 माइनस 10 मीटर तक पर भी लागू किया गया है, इसे लागू कर दिया गया है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से जो है स्थूल तक भी हो चुका है और ये न्यून में भी हो सकता है, मतलब छोटे स्तर पे भी है और बड़े स्तर पे भी है। अब दोस्तों हम जाएंगे जो के है एक सार्वत्रिक नियतांक है। तो जो दोस्तों जो के का मान होता है, ये होता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। तो दोस्तों ये जो न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर आया, ये कैसे है? देखिए दोस्तों, इसी को आप लिख लीजिए। समझाने के लिए दोस्तों आपको बता रहा हूँ, यह बराबर लिख लीजिए के Q1 या Q2 बटे R² लिख लीजिए ना। तो जब आप के को आप ज्ञात करना है तो के बराबर, के को आप इधर ही रहने दीजिए, इन सभी को उधर भेज दीजिए, हो जाएगा FR² बटे Q1 Q2। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से आप देख सकते हैं, यह बल का मात्रक होता है न्यूटन, ये दूरी है तो दूरी का मात्रक हो जाएगा मीटर स्क्वायर प्रति कूलम, दोनों कूलम होगा तो कूलम स्क्वायर हो जाएगा। इस प्रकार से दोस्तों आपने के का मात्रक जो है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर प्राप्त कर लिया। प्रयोगों द्वारा दोस्तों पता लगाया गया कि इतना होता है के का मान। ठीक है दोस्तों, के का मान इतना हो गया। और दोस्तों अब आप देखें, अब जब पढ़ेंगे 12 में तो आप के नहीं लिखेंगे। ठीक है दोस्तों के तब लिखा जाता है जब सभी जगह पर इसका मान एक समान हो। ठीक, लेकिन दोस्तों ये जो इसका मान होता है, के का मान तो सभी जगह समान ही होता है। के को आप के बराबर, अब दोस्तों यहाँ जानते हो क्या लिखा जाता है? वो लिखा जाता है 1/4πε0 लिखा जाता है। ठीक, के को अब इस प्रकार से लिखा जाता है। अच्छा, इसको लिखा इस प्रकार से जो जाता है, क्यों लिखा जाता है दोस्तों, ये जानने के लिए आपको जो ε0 है दोस्तों, इसको हम कहते हैं एप्सिलॉन नॉट, इसको हम कहते हैं ε0। दोस्तों जो ε0 है ये क्या है? ये जो है दोस्तों माध्यम या निर्वात की ये वैद्युतशीलता होती है, दोस्तों। ये जो है के को इस रूप में इस प्रकार से लिखा गया है क्योंकि जो दोस्तों ε0 का मान होता है, ये सभी प्रकार के पदार्थिक माध्यमों के लिए अलग अलग होता है। जो पदार्थिक माध्यम होता है, जैसे मान लीजिए दोस्तों, ये जो आवेश है, एक आवेश यहाँ पर है, एक आवेश यहाँ पर है, यदि ये दोनों निर्वात में है तब तो आप इसका मान इतना ही लिखेंगे। ठीक है दोस्तों, ε0 का मान दोस्तों आप यदि आप ज्ञात करना चाहें इसको आप ε0 को आप उधर भेज दीजिए और इसको इधर यहाँ पर ε0 बराबर हो जाएगा 1/, ε0 के मान को आप लिखेंगे 4π × k। दोस्तों आप जानते हैं जो के का मान होता है, जब आप इसको पक्षांतरित करेंगे तो आ जाएगा 8.85। दोस्तों यदि आप इसमें सभी का मान रखेंगे, के का मान रख देंगे, 4π का मान रख देंगे, तो जो ε0 का होगा × 10⁻⁻12 होगा। ठीक है दोस्तों, तो 8.85। दोस्तों जब आप इसमें 4π का मान रखेंगे और के का मान रखेंगे तो जो प्राप्त होगा 10⁻⁻12 हो जाएगा। इसका मात्रक हो जाएगा दोस्तों इसका एकदम अपोजिट, क्योंकि दोस्तों देखिए ε0 इसमें क्या था, इसमें ε0 नीचे था। ठीक, इसका उल्टा हो जाएगा कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, ये आप इसका निर्माण खुद ही कर सकते हैं, इसको दोस्तों हमने नहीं बताया है। ठीक है दोस्तों, आप इसको कर लीजिएगा खुद से, हम इतना भरोसा कर सकते हैं आपके पास। ठीक है दोस्तों, इसमें आप सभी का मान रख दीजिएगा, प्राप्त हो जाएगा। तो दोस्तों इसके बाद वाले चैप्टर में आप समझेंगे कि जो ये तो दोस्तों निर्वात के लिए होता है ना, निर्वात के लिए ε0 का मान इतना होता है, वैद्युतशीलता इतनी होती है। लेकिन दोस्तों जब आप पदार्थिक माध्यमों को समझेंगे इसके बाद वाले चैप्टर में, तो आप उसमें जो होता है उसमें माध्यम पर डिपेंड करता है, इसका मान बदलता रहता है। तो इसको हम अगले चैप्टर में जानेंगे। तो दोस्तों ये था कूलम के नियम से रिलेटेड कुछ बातें हमने आपको बताई।
तो दोस्तों आज की वीडियो हमारी यहीं तक। उम्मीद करते हैं आपको कूलाम का नियम समझ में आ गया होगा। दोस्तों कूलाम का जो सदिश स्वरूप है इसको हम अगले वीडियो में तथा सदिश स्वरूप तथा इससे रिलेटेड कुछ प्रश्नों को हम अगले वीडियो में बताएंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो हमारी यहीं तक। यदि यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। हम इसी प्रकार से के वीडियो अपने इस चैनल पर अपलोड करते रहते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो हमारी यहीं तक। धन्यवाद।